अच्छा, show the variety of similarities and trends in their physical and chemical properties. अच्छा, क्या पूछ रहा है? गिव द कलर्स एंड स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो बहुत आसान है, ये अब सारे आपको याद आपने ऑलरेडी करे हुए, होपफुली याद भी हुए हुए, ओ लेवल से चलती आ रही हैं चीजें। फिर क्लोरीन जो है हमारे पास येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है, उसको ग्रीन भी लिखते हैं, अक्सर येलोइश ग्रीन भी लिखते हैं। ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन होती है। आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का। ठीक है, स्टेट इसकी क्लोरीन की गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, ये तो आसान सी बात है। द हैलोजन बिकम्स लेस वॉलेटाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन दिस ट्रेंड इन वॉलेटिलिटी। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एटॉमिक या नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, ब्रोमीन में 35 होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं मॉलिक्यूल्स में। क्लोरीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ब्रोमीन में ज्यादा होंगे, आयोडीन में और ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती है, मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस मोर स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बिकम्स स्ट्रॉन्गर, so boiling point increases, hence volatility decreases. सही है। जबाद मोइस, एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत तो नहीं है ना, आती ना ये बातें? जी सर। अच्छा जी, the halogens are oxidizing agents. They themselves get reduced, they gain electron, so they act as an oxidizing agent. State and explain the trend in oxidizing power of the halogens. So down the group, their electron gaining capability or ability decreases. Your ability to accept electron decreases down the group. So इसका reason क्या है? Because size, number of shells increases and shielding effect increases, or in other words you can say electronegativity decreases. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, देयर अगर इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी रिड्यूसिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। मतलब क्लोरीन जो है वो इजिली रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ब्रोमीन जो है वो लेस इजिली रिड्यूस्ड होगा, तो वो इट इज नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दैट ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली आयोडीन जो है वो और डिफिकल्टी से रिड्यूस्ड होगा, तो इट इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, लिख लोगे इसको। डाउन द ग्रुप, बेसिकली wording should be down the group, their ability to accept electrons decreases. ठीक है, 1 मार्क्स तो आपको सीधा सीधा इस पे मिल जाएगा, 3 मार्क्स का है ना, और एक्सप्लेन करना है इस बात को। ठीक है, तो एक्सेप्ट एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है, और रीजन उसका क्या होगा? बिकॉज as number of shells increases, shielding effect increases, so their electronegativity जब बॉन्ड बन रहा होता है ना, तब बात की जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्ड यहाँ पे है ना, सुटेबल नहीं है। तो their shielding effect जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो ये वर्ड ज्यादा सुटेबल है। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस और इनफैक्ट आउटर शेल जो है इज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो साथ में ये भी लिख सकते हो, एंड आउटर शेल इज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, hence their, अब reducing capability decrease हो रही है, तो it means hence their oxidizing power decreases. तो उसने कहा था पहले तो स्टेट करो ना ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या हो रहा है, हमने शुरू में नहीं आखिर में स्टेट कर दिया, तो एक ही बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हुई है, ये बात लिखने का सिर्फ 1 मार्क मिलना है आप। और क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है। 1 मार्क क्या मिल रहा है? एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्यों डिक्रीज हुआ है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से, या साइज बड़ा होने की वजह से। ये इसमें 3 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत मार्क्स स्कोरिंग भी होते हैं, और इसमें मार्क्स लूज भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 3 मार्क्स के हिसाब से भी 3 पॉइंट लिख नहीं रहे होते। तो हालांकि ये बहुत आसान सी बात है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट चैप्टर से,
तो समझ तो आपको आती है चीज, लेकिन पूरी बात लिख नहीं पा रहे होते हो। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप पास पेपर जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर यू डू चेक आउट मार्किंग की। मार्किंग की देखना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हाँ हमें तो आता है। मार्किंग की देखना कि आपने सारे पॉइंट्स कैटर करें या नहीं करे, और उसको एक आंसर बना के लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आपको मिलेगा इसी तरह से। वर्डिंग चेंज होंगी लेकिन चीज यही पूछ रहा होगा। तो एक बार इसका प्रॉपर आंसर आप अपने वर्डिंग्स में जो आपको अच्छी तरह से याद रहे वो बना के आप लिख लो, ताकि आपको बार बार जब ये क्वेश्चन आता है, और फॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि पेपर में भी मिल जाता है, तो 3 मार्क्स तो आपके सिक्योर है ना। Concentrated sulfuric acid react with sodium halide. State any observation that could be made on addition of concentrated sulfuric acid to sodium chloride. जब हम सोडियम क्लोराइड में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमने देखा था कि HCl बन रहा होता है, राइट। तो White HCl, यस वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl, और जब सोडियम आयोडाइड डालेंगे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट वुड बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, सही है। तो वो बन जाएगा आयोडीन। आयोडीन गैशियस फॉर्म में बनता है, तो गैशियस आयोडीन जो होता है उसके जो वेपर्स होते हैं उसका कलर पर्पल होता है, तो पर्पल वेपर्स ऑफ आयोडीन, सही है। HCl जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ था इसका। हाइड्रोजन ब्रोमाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन बना देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बना देगा, साथ में सल्फर भी बनता है येलो सॉलिड। तो वो सब भी याद होना चाहिए। तो वो जो रिएक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर, अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो हमने देखा था कि ब्रोमीन गैस बन रही होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रही होती है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आयोडीन गैस बन रही होती है, और सल्फर सॉलिड भी बन रहा होता है जो कि येलो सॉलिड होता है। तो वो एक अपने आप में एक अलग ऑब्जर्वेशन है। गिव रीजन फॉर द डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इन वन। तो सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमें पता है कि Na हाइड्रोजन HCl बना, HCl फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर बनेगा, अभी फिलहाल तो हाइड्रोजन आयोडाइड की बात कर रहा था वो, तो ब्रोमीन गैस बनेगी, और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो आयोडीन गैस बनेगी, आयोडीन के वेपर्स बनेंगे। तो HCl को क्यों नहीं फर्दर ऑक्सीडाइज, Cl नेगेटिव आयन को क्यों नहीं फर्दर ऑक्सीडाइज करवाया जा पा रहा, और ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को क्यों करवाया जा पा रहा है बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट नॉट पावरफुल इनफ टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, ठीक है, बट पावरफुल इनफ टू ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is not powerful enough oxidizing agent to Sir, G. sir, how would we differentiate the fact that H2SO4 is not a powerful oxidizing agent? How would we differentiate कौन सा ज़्यादा powerful और कौन सा नहीं है? देखो, जब सल्फ्यूरिक एसिड को आपने सोडियम क्लोराइड में डाला था, प्रोडक्ट में आपके पास वन ऑफ द प्रोडक्ट वाज HCl। अब सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ना कुछ रह जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HCl को वो फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देगा इनटू, नहीं करवा पाएगा। अगर तो वो करवा पा रहा होता तो क्लोराइड आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू क्लोरीन, तो हम कहते, देखो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं क्लोरीन के, तो उसको ऑक्सीडाइज करवाना है। तो क्लोराइड आयन को वो नहीं करवा पा रहा ऑक्सीडाइज। क्लोराइड आयन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पकड़े हुए गेन करने के बाद वो इतने टाइटली पकड़े हुए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड उनसे छीन नहीं पा रहा। हाउएवर, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम ब्रोमाइड में डालता हूँ तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अब हमें कैसे पता चला कि भाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमाइड आयन फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्योंकि रेड ब्राउन वेपर्स दिखे थे, हमने कहा कि ब्रोमीन गैस बन रही है, तो इट मींस कि ब्रोमाइड आयन जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। HCl में क्लोराइड आयंस नहीं हो रहे,
That's how we can say कि H2SO4 is a powerful enough oxidizing agent to oxidize chloride but not bromide or iodide. Right? अभी यहाँ पे iodide की बात हो रही है ना, but it cannot oxidize iodide. तो ये ऑब्जर्वेशन देख के हमें पता चल रहा है, that's how we are realizing that sulfuric acid can oxidize iodine but cannot oxidize chloride. So it is powerful enough to oxidize iodine and bromide as well, but not chloride. Got it, Zabad? Yes, sir. Thank you. अच्छा, अब एक चीज नोटिस की आपने, ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ही क्वेश्चन चल रहा है अब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं आया। 2 4 2 मार्क्स यहाँ पे और 3 मार्क्स यहाँ पे, तो 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 and it will go on 14 तक 15। 15 मार्क्स का अब टोटल पेपर 60 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का बनाया हुआ, एक और बना देता है, अक्सर 2 बनाता है, इतने ही मार्क्स का जो है वो पेपर एक और बन जाता है, तो आधा पेपर इनऑर्गेनिक पे निकाल देता है। और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, आसान चीजें, ठीक है। जो केमिस्ट्री हमारा इजी हुआ है कुछ रिसेंट ईयर्स में, वो इसी वजह से हुआ है कि इनऑर्गेनिक के वो 2 क्वेश्चन डालने लग गया। ऑर्गेनिक बढ़ा देता है तो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, इनऑर्गेनिक बढ़ा देता है तो पेपर 2 थोड़ा सा इजी हो जाता है। सही है, तो अब आपके सामने है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, और अगर आप ईयरली देखोगे तो आपको बड़ा पेपर 2 का जो रिसेंट ईयर्स के पैटर्न है उसमें आपको 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंस बताने का जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ आ रही है कि आप लोगों ने किस तरह से इनऑर्गेनिक को याद करना है। The addition of concentrated sulfuric acid to solid sodium bromide produces brown fumes। ठीक है, ये बात हमने अभी ऊपर ही कर ली है। An acidic gas that decolorizes acidified potassium magnate solution. This acidic gas is significant contribution to acid train। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको इक्वेशन याद है सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालने की, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा, एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो ब्रोमाइड आयन है दे विल फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी जो एसिडिक गैस की बात कर रहे हैं ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइज, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो अपना कुछ चीजें इस तरह से अपनी नोट टेकिंग भी करते जाओ ना, कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फर डाइऑक्साइड हम वो लेवल से पढ़ते आ रहे हैं द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पोटेशियम मैग्नेट उसको ऑक्सीडाइज कराएगा, वो पोटेशियम मैग्नेट को रिड्यूस करवा देगा। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम ब्रोमाइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम ब्रोमाइड के साथ जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन आपको कंप्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद कर लो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो अगर वो कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम ब्रोमाइड, अब ये रिएक्शन ना 2 स्टेप्स में होनी है। अब आप या तो कंप्लीट इक्वेशन एक साथ लिख दो, मतलब इनिशियल रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स, या फिर इसको स्टेप में लिख दो। स्टेप में लिखोगे तो हमें पता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनना होता है और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। सही है, उसने लाइन एक ही दी हुई है लिखने की, लेकिन अगर आप 2 इक्वेशंस भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें ना आखिर में ये रिएक्शन यहाँ पे रुका नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो बना है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा इनटू ब्रोमीन, तो Br2 बनना है इसमें, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बननी है और साथ में वाटर भी बनना है। अगर जो नीचे वाली इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ब्रोमीन राइट हैंड साइड पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओगे, और फिर सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए तो वाटर के साथ 2 लगाओगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ये इक्वेशन कंप्लीट एक ही फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो क्या कहते हैं ये 2 बना के लिखें इक्वेशन, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट लिखने के लिए आपके पास क्या कहते हैं रिएक्टेंट लिख दो इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट लिख दो, मतलब ये सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये लिख दो, और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आपके ये ब्रोमीन बन रहा है ये लिख दो, सल्फर डाइऑक्साइड लिख दो, वाटर लिख दो, और साथ में ये जो सोडियम
हाइड्रोजन सल्फेट है, ये भी रह जाता है सॉल्यूशन में ना, तो ये भी इंक्लूड होगा। ये बेसिकली सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है अक्सर। सर जी सर जो अबव स्टेटमेंट आपने लिखी है H2SO4 is not powerful enough to oxidize enough oxidizing agent to oxidize chlorine but it cannot oxidize iodine, तो इसकी क्या सेंस बनती है? नहीं, ये तो मैंने, अच्छा नहीं, ये तो गलत लिख दी है। इज, अच्छा नहीं, सही, इज नॉट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग इनफ टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड बट इट कैन ऑक्सीडाइज, कैन है ये। देखो अपना जो HCl है वो जब बनेगा सोडियम क्लोराइड से तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड उसको नहीं करवा पाता क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमने हाइड्रोजन सोडियम ब्रोमाइड के साथ करवाया है या सोडियम आयोडाइड के साथ करवाया है, तो जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस्ड हुआ है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू ब्रोमीन। हाइड्रोजन आयोडाइड जो प्रोड्यूस्ड हुआ है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू आयोडीन, लेकिन क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ पावरफुल इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन बट इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन एज वेल एज ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन वाला तो नीचे आपके रिएक्शन लिख दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप इसकी ना इक्वेशन क्या कहते हैं, अगर आप ये लिखना चाह रहे हो कि सोडियम ब्रोमाइड डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो इसमें हमारे पास देखो फाइनल रिएक्शन लिखने, बीच वाली जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ है उसको हटा के अगर बाकी सब लिखते हैं ना, तो आपके पास विल बी लेफ्ट विद दिस। तो कंप्लीट इक्वेशन लिखोगे तो इसमें फिर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं लिखते, सोडियम सल्फेट लिखते हैं, Na2SO4। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी लिख दो तो थोड़ी बैलेंसिंग देख लेना इसकी बस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। सोडियम यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड सर H2SO4 2 हो जाएगा और वाटर भी 2 हो जाएगा। यस, वाटर भी 2 हो जाएगा। सही है। तो आप ये एक बार बना के सबकी याद कर लो ना। अगर फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की तो हमारी बात हो गई ना कि उसने फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होना, लेकिन अगर सोडियम आयोडाइड है तो उसमें भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनना है वो भी आप बना के एक बार सारी बना के एक बार लिख के याद कर लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इजी हो जाएगा काम। अच्छा जी, आगे चलें। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Z contains a mixture of sodium chloride and sodium iodide. Excess silver nitrate is added to Z in a test tube. A yellow PPT forms. अब सिल्वर आयन सिल्वर क्लोराइड के साथ व्हाइट PPT देता है और सिल्वर आयोडाइड के साथ येलो PPT देता है। येलो PPT बना है मतलब सिल्वर आयोडाइड की बात कर रहा है। एक्सप्लेन द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट। तो ये किसका है? सिल्वर आयंस रिएक्टिंग विद आयोडाइड आयंस। सिल्वर आयंस reacting with iodide ions to form insoluble silver iodide which is yellow in color. Got it? Aqueous ammonia is then added to test tube when the mass of the precipitate decreases. Explain this observation. देखो हमारी क्या बात हुई थी, अगर आपने सिल्वर क्लोराइड बनाए उसमें आप एक्वस अमोनिया डालते हो तो चाहे आप डाइल्यूट डालो चाहे कंसंट्रेटेड डालो, तो सिल्वर क्लोराइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होगा। सिल्वर ब्रोमाइड में अगर डाइल्यूट अमोनिया डालते हो तो कुछ नहीं होता, कंसंट्रेटेड डालते हो तो डिसॉल्व हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो आप डाइल्यूट अमोनिया डालो उसमें भी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है सर जी। Sir, in D part 1, Ag ions are also reacting with chlorine ions. हाँ, excess silver nitrate is added to Z. A yellow PPT forms. Explain the color of the. अच्छा, वो yellow PPT का सिल्वर क्लोराइड भी बनेगा ऑफ कोर्स, वो व्हाइट PPT होगा। वो मुझसे एक्सप्लेन द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, तो वो येलो के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहा था ना, इसलिए मैंने सिल्वर आयोडाइड की बात की। ओके सर। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT होगा। सही है। अच्छा, ये रिएक्शन देखो, आपको मैं फिर से दोबारा एक बार दिखा देता हूँ ताकि मेक श्योर ना सही से याद हो। जो कलर ऑफ PPT है ना,
इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो फर्दर डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वो डालने पे ना। व्हाइट पीपीटी अगर सिल्वर क्लोराइड का बनेगा तो डाइल्यूट अमोनिया डालने पे डिसॉल्व हो जाएगा। ब्रोमाइड का बनेगा तो अपना डाइल्यूट अमोनिया डालने से वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, कंसंट्रेटेड अमोनिया से हो जाएगा। और अगर आयोडाइड का बनेगा सिल्वर आयोडाइड तो वो भी कंसंट्रेटेड अमोनिया डालने से भी डिसॉल्व नहीं होने वाला है। सही है। तो देखो इसमें जो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बने, एक तो सिल्वर क्लोराइड बना है और एक सिल्वर आयोडाइड बना है। तो सिल्वर आयोडाइड विल स्टे इनसॉल्युबल और सिल्वर क्लोराइड विल बिकम सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि हमने अमोनिया डाली है, एक्वस अमोनिया। अब डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड हो, सिल्वर आयोडाइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मास ऑफ प्रेसिपिटेट पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सिल्वर क्लोराइड AgCl PPT dissolves in ammonia, so precipitate का मास डिक्रीज हो जाएगा। बट सिल्वर आयोडाइड PPT won't dissolve। ठीक है, वो पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सिल्वर आयोडाइड के PPT ने डिसॉल्व नहीं होना है, याद होनी चाहिए सिल्वर क्लोराइड ने डिसॉल्व होना है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन टू जो है ना वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। उसका रीजन ये है कि उसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो किसी और चैप्टर से रिलेटेड, मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या रहा है? एट ए टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन a sample of hydrogen bromide is approximately 10% decomposed. Changing the temperature affect both the rate of decomposition of hydrogen bromide and percentage that decomposes. देखो डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया था ना हेलोजेंस का, कि क्लोरीन जो है वो आपका जो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, तो उसमें से जो बॉन्डेड क्लोरीन एटम्स हैं उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और फिर उसके ज्यादा उससे कम जो है वो आयोडीन का होता है। तो डाउन द ग्रुप उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती जाती है। ये वाला डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स हमने देखना होता है, या क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल देख रहे की बात है। तो HCl डिकम्पोज नहीं होता। पता है हम डिकम्पोज करते कैसे? अगर मेरे पास कोई HCl है ना गैस, उसमें मैं एक ग्लास रॉड हीट करके डाल दूंगा तो वो भी हाइड्रोजन आयोडाइड के बॉन्ड को वो भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि बहुत वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में। रीजन क्या है? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्गर है। लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। ठीक है, तो जब ये डिकम्पोज होगा तो आयोडीन गैस बनेगी, और वो कैसे पता चलेगा? पर्पल कलर के वेपर्स दिखेंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो मुश्किल से डिकम्पोज होगी, लेकिन वो भी हो जाती है, और ब्रोमीन गैस के वेपर्स बनेंगे रेड ब्राउन कलर के। HCl जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि HCl जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब डिकम्पोज हो तो जाएगी अगर आप करवाना चाहो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, लेकिन हम जो हीटेड ग्लास रॉड अक्सर डालते हैं तो उससे HCl डिकम्पोज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि HCl जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो HCl की हाइड्रोजन क्लोराइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सही है। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमें। अब ये बात डिकम्पोजिशन की थी, अब इसी में से क्वेश्चन बनाएगा। कह रहा है 700 केल्विन पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज अप्रोक्सीमेटली 10% डिकम्पोज, बट हाइड्रोजन आयोडाइड इज अप्रोक्सीमेटली 20% डिकम्पोज। तो हाइड्रोजन आयोडाइड सेम टेम्परेचर पे ज्यादा डिकम्पोज हो रही है 20%, क्योंकि उसका बॉन्ड वीकर है। ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो 10% डिकम्पोज हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड से उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। HBr का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। Explain the difference with the reference to bond strength and the factor that affect them. तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड है वो वीकर है। हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज आयोडीन atom has a larger radius सही है, और जब लार्जर रेडियस है तो मतलब नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा है।
शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आयोडीन की कम है, सही है। और वी कैन से सो इट हैज लेसर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ सकती है। इट हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एंड लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। So less energy is required to break the hydrogen iodide bond. देखो this is for 3 marks. वैसे तो आसान सी बात है, लेकिन आपको 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स कैटर करने हैं ना। पहला पॉइंट क्या किया हमने कैटर किया, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। उसके रीजन आयोडीन एटम का रेडियस बड़ा है, जिसकी वजह से रेडियस बड़ा होने की वजह से एक तो देखो अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन एज कंपेयर टू ब्रोमीन। जिसकी वजह से अच्छा ये आखिरी पॉइंट जो है ना, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये जरूर लिखना, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। टू ब्रेक हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड, तो एक बार अगेन अपने वर्डिंग में आंसर बना के जरूर लिख लेना, मार्किंग की को साथ ऑन बोर्ड ले लेना, देख लेना कि आप जो मार्किंग की में, अच्छा मार्किंग की में तो बहुत एडिशनल पॉइंट्स भी लिखे हुए होंगे ना, आपने सारे नहीं लिखने होते, मतलब आप इनमें से कोई एक आपने एक बारे में वो पॉइंट लिख दिया है तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 3 डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब रेडियस को अगर उसने लिखा हुआ है बिगर साइज, तो ये नहीं कि रेडियस का भी पॉइंट आप लिख दो, बिगर साइज भी आप लिख दो और बोलो कि 2 पॉइंट हो गए, नहीं वो एक ही पॉइंट काउंट होगा, तो दोनों चीजें एक ही चीज को मतलब है ना। तो मार्किंग की में वो लिखा होगा कि अगर किसी ने बिगर एटम लिख दिया है या लॉन्गर बॉन्ड लाइन लिख दिया है या एटॉमिक रेडियस बड़ा लिख दिया है तो वो एक ही बात है, 3 अलग अलग तरीके से लिखी हुई। तो आपने इनमें से कोई एक बात लिखी हुई है ना अगर, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप कहोगे मैंने लार्जर रेडियस भी लिख दिया था, बिगर एटम भी लिख दिया था, लॉन्गर बॉन्ड लाइन भी लिख दी थी, मुझे 3 मार्क्स नहीं मिले, तो उन तीनों पॉइंट का मतलब एक ही है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी जो है वो कम है, सारा गेम इसी का तो है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। क्यों कम है? क्योंकि लार्जेस्ट रेडियस, तो उसकी पुलिंग पावर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सही है, समझ आई बात? Yes, sir. जो इस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ ना, आंसर लिखने का तरीका, देखो ऑर्गेनिक में आपको आंसर लिखने के तरीके पे गड़बड़ नहीं मिलेगी। एएस में आपको रिएक्शन कंडीशंस लिखना होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना होगा, स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, तो आपने वर्डिंग तो उसमें इंक्लूड करनी नहीं है। बहुत रेयर केस है कि ऑर्गेनिक में आपने कुछ चीज एक्सप्लेन करनी है, आपने चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं इनऑर्गेनिक में, जैसे कि ये वाले हैं पीरियोडिसिटी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में और थोड़ी बॉन्डिंग के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में। केमिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, केमिकल एनर्जेटिक्स में न्यूमेरिकल रिलेटेड है, स्टेट्स ऑफ मैटर में न्यूमेरिकल है, रिएक्शन काइनेटिक्स में थोड़ी बहुत थ्योरी है। तो ये वाले इनऑर्गेनिक जो है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, आपने अब यहाँ पे शो करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। वो शो करने के लिए आपने पॉइंट्स को लिखना भी है और पॉइंट्स की कोहेरेंसी भी बनानी है, मतलब कौन सा पॉइंट पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, ताकि चीज का मतलब सही लगे। सही है। अब ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, स्टेबल है मतलब वो मुश्किल से टूटेगा। तो मोस्ट थर्मली स्टेबल जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, और लीस्ट थर्मली स्टेबल जो होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, इजिली टूट जाएगा। सही है। तो अब आपको कह रहा है कि डिस्क्राइब करो और एक्सप्लेन करो,
हाइड्रोजन हैलाइड्स की, तो गोइंग डाउन द ग्रुप कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 17। एक मार्क्स तो उसका मिल जाएगा कि डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड मोस्ट स्टेबल है और नीचे हाइड्रोजन आयोडाइड लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, फिर आप आ जाओ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड डाउन द ग्रुप। लिख लोगे अभी ये? देखो पहला मार्क्स तो आपको उसका मिलेगा ना, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 17 हैलाइड्स। अच्छा, ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलाइड तो ग्रुप 17 के आयंस को कहते हैं ना। हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, DTG मींस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज Increase in radius and shielding. increases down the group which increases shielding, ठीक है, और increases radius or decreases electronegativity, due to which less energy is required to break the bond. Less energy is required to break hydrogen halogen bond या hydrogen halide bond. Hydrogen halide bond, अब इसने HX लिखा हुआ है ना इस बॉन्ड को, तो आप इसको HX लिख दो। हाइड्रोजन हैलाइड नहीं लिखो, HX बॉन्ड जोड़ना है। सर बॉन्ड एनर्जी भी तो डिक्रीज कर रही है। यस, वही ना, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड और लेस बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक ही बात है। अब लेस बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो मतलब ये लिख दो कि जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस सो इट इज सेम एज दैट ऑफ द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप या तो ये लिख दो कि बॉन्ड एनर्जी इनकी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड इंथैल्पी भी लिख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, या आप ये लिख सकते हो कि लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज बॉन्ड एनर्जी ना, तो इट इज अल्टरनेट, यू कैन राइट इधर। ठीक है, लेकिन दोनों बातें लिखोगे ना कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो दीज टू आर द सेम थिंग। तो इस पे आपको एक ही मार्क मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिल सकते। गॉट इट? यस सर। The equation for the preparation of hydrogen chloride using concentrated sulfuric acid is shown. Use the Bronsted-Lowry theory of acid and bases. Identify the base and its conjugate acid in this reaction. अब Bronsted-Lowry acid and base हमने chemical equilibrium में पढ़ा होता है। Bronsted-Lowry acid की क्या definition होती है कि acids are the proton donors and bases are the proton acceptors, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे रिएक्शन से पहले, but after reaction it is left with 1 hydrogen, so it means it has donated 1 hydrogen ना। प्रोटॉन में किसको कहता हूँ Bronsted-Lowry acid and bases में? हाइड्रोजन आयन को। it has donated 1 hydrogen ion or 1 proton, so it should be acting as an acid, right? और सोडियम क्लोराइड जो है अपना, इसके पास कोई पहले हाइड्रोजन नहीं था सोडियम के पास, अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन आ गया ना, तो हमारा क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम बेस कह सकते हैं। वैसे तो सॉल्ट है लेकिन इस रिएक्शन में एज अ बेस काम कर रहा है। समझ आई बात? सर मैंने एक बात पूछी थी कि ये जब नेगेटिव में बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है तो ये बॉईल कैसे करता है फिर? व्हाट मतलब माइनस में बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये बॉईल कैसे करता है फिर? कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर टॉप पे इसके, इसको बी के ऊपर ए में। वहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे आ जाओ ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी सर, लेकिन What do मैंने you- पूछना था कि अगर नेगेटिव में लिखा हो तो ये बॉईल कैसे करता है? मरियम बेटा क्या हो गया? सर बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव है तो इट मींस कि इट विल बॉयल एट अ वेरी लो टेम्परेचर। क्लास सर के बाद डिस्कस कर लेना, आप जो पूछ रहे हो ना कंफ्यूज हो जी सवाल।
सर ये जो पार्ट B1 का जो आंसर होगा, तो ये तो हमें इधर बेस लिखनी और नीचे में नीचे सिर्फ एसिड का नाम लिखना होगा, क्योंकि ये मुझे जी थ्योरी समझ नहीं आ रही है। हाँ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस लिखना है आपने पहले में। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस आपके पास क्या कौन सा है वो बताना है। NaCl जी, NaCl या और Cl नेगेटिव एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। और कॉन्जुगेट एसिड बताना है आपने। कॉन्जुगेट which एसिड is आपका क्या होगा। H2SO4 H2SO4. यस, H2SO4। That's it. यस। Okay. और इनके आपने पेयर्स बताना है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस और बेस वन। देखो इसने जो है ना, क्वेश्चन तो ऊपर इतना ही था। पेयर है पूरा, आइडेंटिफाई द बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। पेयर बताना है। क्लोराइड आइन जो है वो एज अ बेस काम कर रहा है, तो उसका एसिड H2SO4 है। H2SO4 आप यहीं लिखोगे, ऊपर नहीं, यहाँ नहीं लिखोगे, नीचे नहीं, सॉरी, कॉन्जुगेट तो राइट वाला होता है ना। तो देखो मैं वो बीच में रह गया क्वेश्चन ना, मैं पूरा बता रहा था। लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड कौन है, H2SO4 है, और बेस कौन है, NaCl है। राइट हैंड साइड पे, अभी राइट हैंड साइड पे कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे एसिड कौन सा एक्ट करेगा। देखो जब अगर लेट से ये रिएक्शन वापस राइट टू लेफ्ट अगर जाए, तो HCl के पास जो हाइड्रोजन है वो लूज होगा, Cl के पास जो हाइड्रोजन है वो लूज होगा ना, वापस Cl के साथ Na आ जाएगा। इट मींस कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा राइट हैंड साइड पे जाने के लिए वो HCl करेगा, तो वो राइट हैंड साइड का एसिड है। तो राइट हैंड साइड वाले एसिड को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं ना, और राइट हैंड साइड वाली बेस को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। तो सर नीचे कॉन्जुगेट एसिड जो है वो हमारा HCl बन जाएगा। जी, कॉन्जुगेट नहीं, आपने पहले कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और फिर उसका एसिड टू पेयर लिखना है। ये देखो इसने बोला है कि आइडेंटिफाई द बेस एंड हाँ, कॉन्जुगेट एसिड। H2SO4 and HCl. यस, H2SO4 हमारा पहले जो है वो एसिड जो है वो H2SO4 है, कॉन्जुगेट एसिड, और उसका बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एसिड कौन है, HCl. कॉन्जुगेट एसिड इज HCl। सही है। और Yes sir. उसका बेस पेयर कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एंड इस एसिड टू जिसको हम कह रहे हैं ना, लेकिन ये एसिड टू यहाँ लिखना है बेस। देखो बेस इसका कॉन्जुगेट जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, यूं क्रॉस में लिखा हुआ है। तो दोनों एसिड नीचे लिखना है। कॉन्जुगेट एसिड हमारा HCl है और जो मेन एसिड है हमारा वो H2SO4 है। दोनों एसिड नीचे लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड और नॉर्मल एसिड, और ऊपर दोनों बेसेस लिखना है, कॉन्जुगेट बेस और नॉर्मल बेस। तो कॉन्जुगेट बेस हमारा क्लोराइड आयन था, या NaCl ले लो उसको, और उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। तो बेस वन बेस टू उसको भी कहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेस है ना, इसको बेस वन कहेंगे, जो राइट हैंड साइड पे जो कॉन्जुगेट बेस है उसको बेस टू भी कह सकते हैं। तो ये बेस वन बेस टू एक साथ लिखना है, Sir, पेयर नहीं what लिखना है, is सिर्फ बेस पेयर। conjugated base? Conjugated acid? देखो जब कोई हमारे पास इस तरह का रिएक्शन है ना, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज एसिड है, बेस है, तो राइट हैंड साइड पे एसिड से जो है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और बेस से जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। मरियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है हमने ये। सही है। Yes, sir. अच्छा, ये बात समझ आई कि दोनों बेसेस ऊपर लिखने थे, मतलब नॉर्मल बेस बेस वन और कॉन्जुगेट बेस, जिसको उसने बेस एक बेस को ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस का है और बेस वन समझ लो कि कॉन्जुगेट बेस है। तो दोनों बेसेस ऊपर लिखने थे, दोनों एसिड नीचे लिखने थे। बेस एसिड बेस पेयर नहीं लिखने, मैं समझ रहा था कि एसिड बेस पेयर साथ लिखने। अगर एसिड बेस पेयर साथ लिखने होते तो फिर हमारे पास
ऊपर पहले जो है वो H2SO4 होता और उसका जो बेस पेयर होता वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता। सही है। और फिर जो बेस है NaCl है लेफ्ट पे और उसका जो एसिड पेयर है वो HCl है। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखना, दोनों बेसेस साथ लिखनी है। मतलब ऊपर वाली बेस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों सही है। समझ आई बात? Yes, sir. अच्छा, फिर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम आयोडाइड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका क्या आंसर होगा? क्योंकि सर आयोडीन फॉर्म हो जाएगी अगर हम ये उसके ये साथ रिएक्ट रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड पर रुकेगा ही नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे थोड़ा सा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो एग्जिस्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनफ टू ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो मिलेगा ही नहीं हमें, वो तो आयोडीन बन जाएगा। तो H2SO4 is a stronger oxidizing agent enough to oxidize हाइड्रोजन आयोडाइड टू आयोडीन। तो हमें तो हाइड्रोजन आयोडाइड चाहिए ना, तो ये सुटेबल नहीं होगा फिर काम करना। चलें आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस आ जाएंगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेगा तो एटॉमिक रेडियस और क्या कहते हैं शील्डिंग वाला फिनोमिना आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आप लोग खुद करना। हम पार्ट सी से इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी में कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑफ द हैलोजेंस आर रिप्रेजेंटेड एज P2 एंड Q2। अब हैलोजेंस जो होते हैं वो अपने एलिमेंटल स्टेट में डायटोमिक फॉर्म में होते हैं ना, इसलिए P2 और Q2 लिखा है। जैसे Cl2 हो गया, I2 हो गया, Br2 हो गया। P2 combines with hydrogen on heating to form hydrogen halide, which can be easily broken down into its elements. A solution of HP in water reacts with aqueous silver ions to form a yellow PPT. तो अब ये P समझ आ गया क्या है यहाँ पे? Yes, sir. आयोडीन येलो आयोडीन। PPT फॉर्म ठीक है, तो होगा। P2 क्या है? It is basically I2। ठीक है, और Q2 combines explosively with hydrogen in sunlight to form HQ, which is a stable to heat। मतलब वो ब्रेक नहीं हो रहा। कौन सा ब्रेक नहीं होता हमारा? हाइड्रोजन फ्लोराइड ब्रेक नहीं होता, हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रेक नहीं होता इसलिए। A solution of HQ in water reacts with aqueous silver ions to form a white PPT। white PPT किसका पड़ा है? क्लोराइड का। तो Q is क्लोराइड, तो Q2 is Cl2। बस आपने भी आइडेंटिफाई करना होगा I2 and Cl2। HP readily decomposes into its element when heated, but HQ is stable to heat। मतलब HCl जो है वो stable to heat है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। एक्सप्लेन दिस रेफरेंस टू बॉन्ड एनर्जीज। तो यू नो कि हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीकर ड्यू टू लार्जर एटॉमिक रेडियस ऑफ आयोडीन। सही है, बस। and longer the bond. हाँ, अब आप 2 मार्क्स का है ना, आपने ये लिख दिया कि हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड इज वीकर ड्यू टू लॉन्गर रेडियस ऑफ आयोडीन। तो लॉन्गर रेडियस itself represents the longer bond length ना। अगेन सेम वर्डिंग है, मतलब वर्डिंग डिफरेंट है, पॉइंट सेम है, तो कोई एक बात लिखो। सो दूसरा पॉइंट क्या है? लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड, या HP बॉन्ड लिख दो उसको। HP की टर्म्स में उसने लिखा है ना, तो आप भी HP की टर्म्स में ही डिफाइन कर दो उसको। लेकिन अगर आप, क्योंकि उसने ऊपर आपको आइडेंटिफाई करवा लिया ना, P आयोडाइड है, आयोडीन है, और Q जो है वो क्लोरीन है, तो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एज वेल। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करवाता तो फिर आप HP और HQ की टर्म्स में ही लिखते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं कि P आयोडीन है और Q क्लोरीन है। सही है? Yes, sir. नेक्स्ट है राइट एन इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HP। अब थर्मल डिकम्पोजिशन अगेन अब आपकी मर्जी है, आप HP की फॉर्म में लिख दो उसको, या क्या कहते हैं
हाँ, अब पी जो है वो आयोडीन था, तो आयोडाइड की फॉर्म में लिख दो, दोनों एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसकी डिकम्पोजिशन की इक्वेशन में हाइड्रोजन दोबारा अलग हो जाएगी और आयोडीन बन जाएगा। आयोडीन नहीं बनाओ, P2 बना दो अगर पी की टर्म्स में लिख रहे हो, तो ये गैस बनेंगी दोनों, और ये हाइड्रोजन HP भी जो है वो गैस होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस कर देना इसको, यहाँ 2 मोल लगा देना। Write ionic equation including state symbol for the formation of white PPT on addition of aqueous silver ions to HQ. तो HQ को, अच्छा आयनिक इक्वेशन लिखनी है ना, आयनिक इक्वेशन है। अब अगर आप रिकॉल करो आयनिक इक्वेशन लिखना फ्रॉम योर ओ लेवल, तो HQ है, इसमें आपने सिल्वर आयंस डालें। अब सिल्वर नाइट्रेट डाला, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमने पढ़ा है ना, सिल्वर नाइट्रेट डालते, तो सिल्वर आयोडाइड जो बनेगा बेसिकली पहले मैं आई थिंक आयोडाइड की टर्म्स में बता देता हूँ ताकि ना इजीली रिकॉल हो जाए आयनिक इक्वेशन। तो ये क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड एंड नाइट्रिक एसिड, डिस्प्लेसमेंट हो गए ना, ये यहाँ चला गया, और आयोडीन हाइड्रोजन जो है वो NO3 के साथ आ गया। अब इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा वो, अब आयनिक इक्वेशन अगर लिखनी है तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो PPT बना रहा है, तो आयनिक इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ वो वाले आयंस आएंगे जो कि लेफ्ट और राइट पे सेम नहीं है, स्पेक्टेटर आयंस की बात कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो सिल्वर आयंस कंबाइन हुआ है आयोडाइड आयन के साथ, या अगर क्लोराइड के लिए इक्वेशन लिखोगे तो सिल्वर आयंस कंबाइन होगा क्लोराइड आयन के साथ टू फॉर्म AgCl इन सॉलिड फॉर्म। तो इसी तरह अगर Q की टर्म्स में लिखनी है Ag+1 आयन, आयन जो है वो एक्वस उनका स्टेट सिंबल होगा, इसी तरह Q नेगेटिव आयन एक्वस, और ये बनाएगा AQ विच शुड बी सॉलिड। तो स्टेट सिंबल बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। द सब्सिक्वेंट डिसॉल्विंग, सर ये Q क्या है, AQ? ये देखो अगर ये Q आयोडीन होगा तो ये सब क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, Q यहाँ पे क्लोराइड आयन हो जाएंगे। अगर ये अभी हमारा P आयोडीन था, Q क्लोराइड था ना, तो Q की जगह क्लोराइड भी ले सकते हो, अब इस इक्वेशन को क्लोराइड की टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने Q की टर्म्स में लिखी हुई है इसलिए मैं Q लिख रहा हूँ, लेकिन उसने Q आइडेंटिफाई करवा दिया था ना ऊपर आपको कि Q क्या है, क्लोरीन है, तो HQ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। सर एक सेकंड नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। सर इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कट हो जाएगा और NO3 भी कट हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट अप विद Ag एंड आयोडीन, राइट? नहीं, Ag एंड क्लोरीन। सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन। यस। सही है। अच्छा फिर कह रहा है सब्सिक्वेंट डिसॉल्विंग ऑफ दिस PP प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया। अब एक्वस अमोनिया जब डालते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब ये इक्वेशन जो है ना, अब जैसे हमने है ना यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये इक्वेशन क्या थी, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, लेकिन जब इसमें अमोनिया डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ये हम लोग A2 में ट्रांजिशन मेटल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये इक्वेशन याद करनी है कि सिल्वर के साथ दो अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं लाइक दिस। यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो इसको डायमाइन कॉम्प्लेक्स कहते हैं सिल्वर डायमाइन कॉम्प्लेक्स। और इसमें पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उस पूरे पे ओवरऑल प्लस चार्ज आता है एंड दिस फॉर्म्स एक्वा, तो क्लोराइड एंड फिर अलग हो जाता है। तो ये जो डायमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स है दिस इज सॉल्युबल, तो इसके PPT नहीं होते। अब ये इक्वेशन ना रट्टा मारनी पड़ेगी, अभी समझ नहीं आएगी कि सिल्वर आयन कैसे अमोनिया के साथ दो कनेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल चार्ज +1 आ रहा है। थोड़ा सा अगर कोशिश कर सको समझने की, तो देखो सिल्वर के साथ जो है ना दो अमोनिया के मॉलिक्यूल ना एसिडेटिव बॉन्ड बना लेते हैं। अब सिल्वर बेशक मेटल है लेकिन वो बॉन्डिंग करता है, एसिडेटिव बॉन्ड बनाता है, और सिल्वर का जो चार्ज होता है वो +1 होता है, और अमोनिया मॉलिक्यूल क्योंकि मॉलिक्यूल है तो उनका ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो सिल्वर प्लस, तो ओवरऑल चार्ज जो है 0 + 1 0, तो ओवरऑल चार्ज जो है +1 आता है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेटल के साथ जब कोई चीज डेटिव बॉन्ड बनाती है ना तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये हम लोग ट्रांजिशन मेटल में पढ़ते हैं A2 में।
तो यहाँ पे हम इसको समझने तो नहीं बैठे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है ताकि आपको कुछ ना कुछ याद जरूर रह जाए। लेकिन ये इक्वेशन जो है ना आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। गॉट इट? यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? अगर इन टर्म्स ऑफ ए क्यू लिख रहे हो, जैसे क्यू, जैसे पहले मैं सिल्वर क्लोराइड की टर्म्स में लिख देता हूँ। सॉलिड था, इसमें आपने अमोनिया डाला, अमोनिया एक्वस फॉर्म में डाला है, तो डायमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसमें Ag। यहाँ पे NH3 2 आ जाएंगे और इस पूरे पे +1 चार्ज आ जाएगा, और क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो जाएगा। ये आयनिक इक्वेशन है इसकी। और क्लोराइड आयन की स्टेट सिंबल एक्वस होगी, डायमाइन सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स की भी स्टेट एक्वस होगी। सॉल्युबल है, पीपीटी नहीं बना रहा है, डिसॉल्व हो गया। सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल था। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखोगे तो जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां क्यू आ जाएगा। बस आप दोनों ही लिख सकते हो, लेकिन वो क्यू का फंगा जो इसने इस क्वेश्चन में डाला था वो इसलिए डाला था कि आप लोग थोड़े से बस परेशान हो जाओ इक्वेशन लिखने में। इन टर्म्स ऑफ क्यू बस जहां जहां क्लोरीन है वहां क्यू आ जाएगा। क्लोराइड आयन है तो वहां क्यू के साथ आयन लगा देना। सर अगर हम क्यू की जगह क्लोरीन लिख लेते तो एग्जामिनर मार्क्स काट देता? नहीं, आपको मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि उसने क्यू को आइडेंटिफाई करवा दिया है ना ऊपर कि क्लोरीन है, इसलिए उसको मार्क्स देने पड़ेंगे। इनफैक्ट इसकी मार्किंग की में उसने 2 चीजें लिखी है, क्यू के साथ अलग लिखा हुआ है और क्लोरीन के साथ अलग लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट इधर, दोनों के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि क्यू आइडेंटिफाई करवा चुका है वो क्लोराइड। अब यू कैन से कि भाई क्या पता क्यू जो है वो आयोडाइड हो, बट ऊपर उसने आइडेंटिफाई करा दिया पी आयोडीन था और क्यू क्लोरीन था। सही है, समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, आई थिंक ये फाइल मैंने आपको भेजी हुई थी, इसमें जो है आई थिंक कुछ 9 क्वेश्चंस हैं 10 सैम्पल के, तो 4 हमने करे हैं। आई थिंक 5-6 क्वेश्चन और होंगे, वो आप लोग खुद कर लो। फिर इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर हमने पढ़ा था। यस सर। नाइट्रोजन एंड सल्फर देख लेंगे, कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा थ्योरेटिकल है इससे। तो इनऑर्गेनिक फिर हमारी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग, मेरा इरादा था कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ले जाऊं दोबारा से रिवीजन के लिए। तो आप लोग बताओगे मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे जाना है या ऑर्गेनिक पे जाना है, फिजिकल पे जाना है या ऑर्गेनिक के रिवीजन पे जाना है? सर आप ठीक है।